नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 192वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज़ की शुरुआती कुछ क्लासेस की 5 मास्टर वीडियोस यहां पर बनी है, जिसमें हर वीडियो के अंदर 500 क्वेश्चन आप एक साथ उनका क्विक रिवीजन कर सकते हैं, यानी 2500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। इस पूरी सीरीज में आपको जीके के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए, चाहे वो सेंटर के एग्जाम्स हो, अलग अलग स्टेट्स एग्जाम हो, पूरी डिटेल के साथ उनको हमने कवर किया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपना रिवीजन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना या निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। जो संघ लोक सेवा आयोग होते हैं, हमारे राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, इनके सदस्यों को हटाने और उनको निलंबित करने का जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 317 में किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है हमारे आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक। एक पेपर में पूछा गया था कि सदस्यों की नियुक्ति, उनकी पद अवधि वो किस में बताई गई है, वो 316 में है। लोक सेवा आयोग का गठन और राज्यों में लोक सेवा आयोगों के गठन वो 315 में है। सदस्यों की नियुक्ति, उनकी अवधि 316 में है। उनको हटाना या उन्हें निलंबित करना 317 के अंदर आता है। ठीक है, 318 में जो आयोग के सदस्य हैं उनके लिए सेवा की शर्तें निर्धारित की गई हैं। 320 के अंदर लोक सेवा के कार्यों को यहां पर बताया गया है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बना है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस आर्टिकल में या उसके कृत्यों को किस आर्टिकल में बताया है, आर्टिकल 320 में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो था ये वातापी में एक चालुक्य वंश था और इस वंश का शासक था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा या सबसे महान राजा इसी पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। और इसको पराजित किया था किसने? इसे पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो नरसिंह वर्मन प्रथम था ये एक फेमस पल्लव राजा था। ठीक है, पल्लव राजा ने इसको पराजित किया। इसकी जो राजधानी है वो वातापी में होती थी। जो इन चालुक्य नरेशों की राजधानी थी वो वातापी में थी। जब पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने इसे हराया, उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण करी। क्वेश्चन आता है, वातापी कोंड किस पल्लव नरेश को कहते हैं? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ये पुलकेशिन द्वितीय वही पुलकेशिन द्वितीय है जिसने जो उत्तर भारत का उस समय महान राजा था हर्षवर्धन, इसको पराजित किया था। तो इनका क्रम पूछा जाता है, किसने किसको हराया। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया और पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया। ठीक है, जो नरसिंह वर्मन प्रथम है ये पल्लव नरेश है। पल्लवों को लेकर के कुछ और क्वेश्चन आपके पास बनते रहते हैं, कई बार हमने उनको रिवाइज भी किया है और मध्यकाल वाली वीडियो में हमने पूरे वंश को भी देखा था। इस वंश का संस्थापक कौन है? तो इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु है। 565 के आसपास इस वंश की स्थापना होती है। इनकी राजधानी कांची को इन्होंने बनाया था। ठीक है, कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। सिंह विष्णु का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम। और उसी महेंद्र वर्मन प्रथम की एक फेमस रचना जो उत्तराखंड में पूछी गई थी उसका नाम है मत्तविलास प्रहसन। किसकी है? महेंद्र वर्मन प्रथम की है। ठीक है, उसके बाद राजा बनता है नरसिंह वर्मन प्रथम। इसको लेकर के एक फैक्ट हमने देखा कि इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। दूसरा फैक्ट इसको लेकर आपने ये याद करना है, इसी के काल में जो फेमस चीनी यात्री था हुइनसांग, वो कांची में गया था, यानी पल्लवों की राजधानी में गया था। उस समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसको लेकर जो बनता है, महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर बनाए गए हैं, रथ मंदिरों का निर्माण किया गया है, वो इसी ने करवाया था, इसी के काल में हुआ था। ठीक है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली पल्लव शासक इसी को माना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल की निम्न घटनाओं में सबसे अंत में घटित हुई थी। 4 घटनाएं यहां पर आपको दी गई हैं। इनमें से सबसे आखिर में कौन सी घटना घटी थी?
पहले आपको सबके वर्ष पता होने चाहिए, तभी आप इनको लगा पाएंगे। सिक्किम का विलय कब किया गया था ब्रिटिश काल में? सिक्किम का विलय हुआ था 1850 में। झांसी का विलय कब किया गया? झांसी का विलय किया गया था 1853 के अंदर। पंजाब का विलय कब हुआ था? पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 में मिलाया गया। और बर्मा का विलय बात करते हैं, इसे 1885 में मिलाया गया था। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपका बन गया, सबसे आखिर में हुआ था बर्मा का विलय। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए सिक्किम का विलय जब 1850 में हुआ, डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था और उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया सिक्किम के राजा पर, और सिक्किम का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। ठीक है, झांसी का विलय आप जानते हैं 1853 में, जो उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, राज्य हड़प नीति, उसके तहत इसने अपने कब्जे में ले लिया। पंजाब का विलय 1849 में जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज जीते और पंजाब को भी जीत लिया। बर्मा का विलय 1885 में हुआ। बर्मा का विलय जो हुआ वो तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हुआ। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ था और उसके एक साल यानी 1 जनवरी 1886 को, यानी शुरुआत में ही बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो कुछ जगहों पर 85 मिलता है, कुछ जगहों पर 86 मिलता है, आप पहला रेफरेंस 85 को देंगे। ठीक है, बर्मा का विलय एक और तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे सवाल बनता है, ब्रिटिश काल का अंतिम मुख्य जो विस्तार हुआ वो किसके काल में हुआ? सबसे ज्यादा विस्तार डलहौजी के काल में हुआ, अंतिम मुख्य विस्तार हुआ था डफरिन के काल में, जब उसने बर्मा का विलय किया था। इसके बाद अंग्रेजी साम्राज्य का उतना मुख्य विस्तार नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए गए हैं विजयनगर बहमनी साम्राज्य के संबंध में। चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा वाला गलत है। पहला दिया है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी राजभाषा तेलुगु थी। यह आपका सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य जो था, हरिहर और बुक्का ने इसे स्थापित किया था, इनकी राजभाषा तेलुगु थी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की राजभाषा फारसी थी, यह गलत हो जाएगा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसकी स्थापना करी थी, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी, बहमनी साम्राज्य की राजधानी फारसी नहीं थी, इनकी राजभाषा मराठी थी। ठीक है, तो राजभाषा फारसी नहीं होगी, मराठी होगी। सेकंड वाला गलत है। विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय का स्पेन के शासक फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार होता था। इसको हमने कुछ दिन पहले भी देखा था। ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला जो कथन है आपका बिल्कुल सही है। जो वेंकट द्वितीय है, जो अराविडु वंश का शासक है, उस वंश का सबसे प्रमुख शासक इसको माना जाता है। इसका डायरेक्ट पत्र व्यवहार चलता था फिलिप तृतीय के साथ, स्पेन के राजा के साथ। कृष्णदेव राय को इंद्र का अवतार माना जाता था। विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 वंशों ने शासन किया। सभी वंशों में सबसे महान राजा जो माना जाता है वो कृष्णदेव राय को मानते हैं, लेकिन कृष्णदेव राय को इंद्र का अवतार नहीं माना जाता था। इंद्र का अवतार संगम काल का जो राजा था, संगम वंश का जो राजा था, जिसका नाम था देवराज द्वितीय। तो देवराज द्वितीय को इंद्र का अवतार माना जाता था। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता था। उपाधियां जो उसने धारण करी, इम्मादी देवराय भी कहते थे, और गज बेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी उसको कहा जाता था। तो यह किसका हो जाएगा? यह होगा देवराय द्वितीय का। ठीक है, यहां पर आपने गलत वाले बताने थे, तो दूसरा और चौथा कथन यहां पर गलत है। और क्यों गलत है, इनका सही वर्जन क्या है, हमने उनको भी देखा। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, इसे किसने बनाया? पहला क्वेश्चन ये बनता है। इसे बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस वर्ष में बनाया? इन्होंने बनाया था 1924 में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, इनको लेकर एक क्वेश्चन और याद करना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा से ही मिलता जुलता नाम है बहिष्कृत समाज पत्रिका। इस पत्रिका को किसने शुरू किया था? तो इस पत्रिका को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। बस फर्क इतना है, सभा जो बनाई वो 1924 में बनाई, और पत्रिका जो बनाई उन्होंने शुरू करी वो 1927 में करी। तो ये दोनों क्वेश्चन बने हैं, दोनों के वर्ष अलग अलग हैं। बहिष्कृत समाज पत्रिका से जुड़े कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1927, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924। पत्रिका को लेकर इसकी भाषा पूछी गई है पेपर में, ये किस भाषा में आती थी? तो ये मराठी में आती थी, मुंबई से ही निकलती थी और मराठी में आती थी। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है,
हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में आर्यव्रत और दक्षिणाव्रत के शासकों की संख्या क्रमशः कितनी बताई है? तो देखिए, जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है किसका है? हरिसेन ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? समुद्रगुप्त के लिए लिखा है, यानी समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, उसकी प्रशंसा इस लेख में की गई है। इस लेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्वेश्चन बना है पेपर में, क्वेश्चन आता है उसकी विजयों का वर्णन किस लेख में मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख में। इस लेख में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजाओं को और दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था। तो 9 और 12 इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, जो आर्यव्रत के ये 9 राजा थे, इनको पराजित किया और इनके साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, यानी इनके साम्राज्य को उसने अपने कब्जे में कर लिया। जबकि दक्षिणापथ के जो ये 12 राजा थे, इनको पराजित किया और अपने अधीन करके इनको शासन करने की अनुमति दी थी। अपने में विलय नहीं किया, लेकिन अपने अधीन होकर इनको शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी। कथन वाले क्वेश्चन में इस प्रकार के कथन पूछे जाते हैं। अगला, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब गांधी इरविन समझौते को लेकर के 3 कथन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा वाला कथन गलत है। पहला, यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, यह आपके 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, इस समझौते को के.एम. मुंशी के द्वारा युग परिवर्तक घटना कहा गया था। क्वेश्चन बनेगा, दिल्ली समझौते को या गांधी इरविन समझौते को एक युग परिवर्तक घटना किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। जब ये दोनों व्यक्ति यहां पर मिले, गांधी और इरविन, इन्हें 2 महात्मा किसने कहा? सरोजनी नायडू ने कहा था। ठीक है, दूसरा, इस समझौते का मुख्य कारण साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। यह आपका गलत हो जाएगा। जो गांधी इरविन समझौता था, उसका जो मुख्य कारण था वो पहला गोलमेज सम्मेलन असफल होना था। आप जानते हैं साइमन कमीशन बनाया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। पहला गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। दूसरे में कांग्रेस भाग ले, उसको सुनिश्चित करने के लिए यह समझौता हुआ था। तो इसका जो मेन कारण था वो पहला गोलमेज सम्मेलन की असफलता थी। ठीक है, इस समझौते के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ, वहां पर प्रस्तुत किया गया था। तीसरा वाला आपका सही है। मार्च 1931 में यह समझौता होता है और 25 मार्च 1931 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल के द्वारा की जाती है। इसी अधिवेशन में इस समझौते के प्रस्तावों को यहां पर प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अध्यक्षता सरदार पटेल ने करी थी। ठीक है, इस समझौते के बारे में क्या क्या प्रावधान थे, इस प्रस्तावों में क्या क्या सरकार मानी थी, ब्रिटिश सरकार, कौन कौन सी बातों को कांग्रेस ने या महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया था, विस्तार से हमने राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास में देखा था। तो यहां पर आपने बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करना, सही वाले कथन को आपने बताना है। सही वाला कथन यहां पर कौन से हैं? हमारे पहले और तीसरे। ठीक है, किस अंग्रेज कप्तान ने सूरत के पास स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? एक काफी इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था जिसे स्वाली का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध गुजरात में सूरत के नजदीक हुआ था, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन थॉमस बेस्ट कर रहा था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, 1612 के आसपास यह युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब 1608 में अंग्रेजों ने जहांगीर से अनुमति मांगी अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए सूरत में, शुरुआत में जहांगीर ने दे दी, लेकिन उस समय जहांगीर पर ज्यादा प्रभाव पुर्तगालियों का था क्योंकि अंग्रेज अभी नए नए आए थे। पुर्तगालियों को आए हुए 100 साल से ज्यादा भारत में हो चुका था। तो पुर्तगालियों के दबाव में उसने अनुमति को कैंसिल कर दिया क्योंकि उस समय पुर्तगाली ज्यादा शक्तिशाली थे, जहांगीर को भी ये लगता था। इसके बाद 1612 में जब अंग्रेजों ने इनको हरा दिया पुर्तगालियों को, तब जाकर इनको वापस से अनुमति दी गई अंग्रेजों को कि आप सूरत में अपनी फैक्ट्री को लगाइए। इसलिए हम देखते हैं कि सूरत में जो पहली कारखाना लगाने का उन्होंने प्रयास किया वो 1608 में किया, लेकिन वो जो पूरा हुआ वो 1613 में हुआ। तो इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट है,
बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों को संकलित किया गया है? तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं उपदेशों को इनमें से किस ग्रंथ में संकलित किया गया है या किसमें उन्हें शामिल किया गया है? सही आंसर है सुत्त पिटक में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैसा हमने कई बार देखा है, बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन यहां पर शामिल किया गया है, यानी महात्मा बुद्ध के दार्शनिक जो विचार हैं उनको शामिल किया गया है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनको शामिल किया गया है। और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के या बौद्ध संघ के जो नियम हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उनको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1896 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में बनी थी और इसे बनाया था 1896 में स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 2 बातों में कंफ्यूजन नहीं करना है, एक है वेदांत सोसाइटी और एक है वेदांत कॉलेज। वेदांत सोसाइटी 1896 में स्वामी विवेकानंद ने बनाई और वेदांत कॉलेज जो था इसे 1825 में राजा राम मोहन राय ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है? तो लौटता हुआ मानसून यह कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो उत्तर पूर्वी मानसून है, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, वापस जाते समय ये तमिलनाडु का जो हमारा ये दक्षिण भारत का इलाका है, जो ये तमिलनाडु का इलाका है, तटीय इलाका, यहां पर ये बारिश करता है। तो क्वेश्चन बना था पेपर में कि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में शीतकालीन वर्षा होने का कारण क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून उसका कारण है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ठीक है, शीतकालीन वर्षा उत्तर भारत में भी होती है, मैदानी इलाकों में होती है। वो वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तमिलनाडु के तट पर किस कारण हो रही है? इस मानसून के कारण, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, मानसून वाले चैप्टर को भी हमने भूगोल वाली सीरीज में डिटेल में इसे जाना था। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इनमें से किस सदन में जो अध्यक्ष होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो सभापति होता है, वो देश का उपराष्ट्रपति भी होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा के ही समकक्ष मानी जाती है राज्यों में विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद का जो सभापति होता है वो उसी का सदस्य होता है। तो जल्दबाजी में आपने बी और सी दोनों पर टिक नहीं करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? केवल राज्यसभा। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन गलत हैं? तो कौन सा गलत है, कौन सा सही है, वो नहीं बताना है, कितने गलत हैं वो बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, यह सिद्धांत वर्ष 1912 में ब्रिटिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनने लगे हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही कथन में 2-2, 3-3 फैक्ट डाल दिए जाते हैं। जैसे इसमें वैज्ञानिक का नाम दिया है, उसके देश का नाम दिया है और उसने किस वर्ष में यह दिया वो दिया है। तीनों अगर सही होंगे तो ही यह कथन सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यह सिद्धांत 1912 में आया, बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, यह भी सही है। लेकिन यह ब्रिटिश वैज्ञानिक नहीं था, यह एक जर्मन वैज्ञानिक था। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। जो अल्फ्रेड वेगनर है, इसी ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया था, 1912 में दिया, बाद में संशोधित करके 1924 में दोबारा दिया। ठीक है, यह जर्मनी का था। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग से पहले सभी विशाल भूखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। यह आपका बिल्कुल सही होगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमारे आज के महाद्वीप हैं वो बने कैसे, उनकी रचना कैसे हुई। तो इस सिद्धांत के तहत ये बताते हैं कि कार्बोनिफेरस युग से पहले जो सारी दुनिया में था, केवल एक ही विशाल भूखंड था, यानी एक ही बड़ा सा जमीन का टुकड़ा था, सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। उस विशाल भूखंड को पेंजिया नाम दिया गया और कार्बोनिफेरस युग में से ये पेंजिया जो महाद्वीप था, महाविशाल भूखंड था, ये टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है। तीसरा, पेंजिया भूखंड चारों तरफ से एक विशाल महासागर से घिरा था, जिसे टेथिस सागर नाम दिया गया। ये वाला कथन आपका गलत होगा। देखिए, जो अल्फ्रेड वेगनर है, इसका सिद्धांत कहता है कि पूरी दुनिया में पहले एक विशाल भूखंड था, सारे महाद्वीप इसी में जुड़े हुए थे और इसके चारों ओर एक बड़ा सा महासागर था।
उसका नाम इसने टेथिस सागर दिया है वो गलत होगा। इस महासागर का नाम पैंथालासा दिया गया था। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, केवल दूसरा वाला सही है। आपको पूछा है कितने क्वेश्चन यहां पर गलत हैं, आप कहेंगे पहला और तीसरा, यानी 2 कथन यहां पर गलत हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कुछ समय बाद ये जो विशाल भूखंड था ये 2 भागों में टूटना शुरू हो जाता है। एक भाग से बनता है गोंडवाना लैंड और एक भाग से बनता है अंगारा लैंड। इन दोनों के बीच में एक सागर बनता है, उसको कहा जाता था टेथिस सागर। बाद में यही टेथिस सागर ऊपर उठता गया जब प्लेटों का मूवमेंट यहां पर हुआ और वही टेथिस सागर के स्थान पर माउंट एवरेस्ट बन गया। ये पूरा इसका सिद्धांत है। ठीक है, बाद में जो अंगारा लैंड था उसमें से उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया वो सारे महाद्वीप बने। एशिया महाद्वीप भी अंगारा लैंड का पार्ट था, केवल भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर। और गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना, भारतीय उपमहाद्वीप भी बना। ठीक है, इसको लेकर के भी कई सारे सवाल आपके बनते हैं जिसे हमने यहां पर विस्तार से देखने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन प्रशासन में वाजपति कौन अधिकारी होता था? तो वैदिक काल के जो इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं उनके नाम, उनके काम, अधिकारियों के जो पद हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जो वाजपति होता था यहां आपका गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। वैदिक काल में गायों के लिए ही युद्ध लड़े जाते थे। अधिकांश युद्धों के लिए गविष्टि शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जिसका मतलब होता था गायों की खोज। तो गोचर भूमि भी उन्हीं से संबंधित हो गई और उसके प्रमुख अधिकारी को कहते थे वाजपति। ठीक है, जो जनता की गतिविधियों पर नजर रखता था उसे स्पष्ट कहा जाता था। जो राजस्व कर जमा करता था उसे भागदूह अधिकारी कहते थे। अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहते थे। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? कई बार हमने इसको कवर किया है, बहुत बार ये पेपरों में आया हुआ है। देखिए, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूर्य को माना जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, एक स्टार है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है सूर्य। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से आता है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, तब हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो दोनों बातों को ध्यान रखना है। सबसे नजदीक पूछेगा तो सूर्य, सूर्य के बाद सबसे नजदीक कौन है तब कहेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट है, आईएनए के अधिकारियों पर लाल किला मुकदमा किस वर्ष में चलाया गया था? देखिए, जो आईएनए फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, आजाद हिंद फौज हम जिसको कहा जाता है, इसके अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर मुकदमा लाल किले में चलाया गया जिसे लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली 3 प्रमुख अधिकारी थे इस फौज के, जिसमें थे मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, तीनों पर राजद्रोह लगाया गया और तीनों को सजा दी जाएगी तो तय था। इनको सजा लाल किले में दी जाए, वहां पर इनके ऊपर केस चलाया जाए जिससे पूरी जनता में एक डर का भाव पैदा हो, इसीलिए इसे लाल किले में चलाया गया और इसको कहा जाता है लाल किला मुकदमा। किससे संबंधित है? आईएनए के अधिकारियों से संबंधित है। इसमें कौन 3 व्यक्ति थे उनके नाम हमने जाना। ठीक है, यह मुकदमा चला था नवंबर 1945 में। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, इन तीनों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और तीनों को 5 से 11 नवंबर 1945 तक लाल किला मुकदमे इनके ऊपर चलाया गया। कांग्रेस ने इन तीनों को बचाने के लिए आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष भूला भाई देसाई को बनाया गया था। उसमें और भी सारे वकील थे, जिसमें KN कारजू थे, अरुणा आसिफ अली थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, वो सारे थे। ठीक है, इन तीनों अधिकारियों को जैसे अंग्रेजों ने डिसाइड किया था दोषी पाया ही जाना था और तीनों को फांसी की सजा यहां पर सुना दी जाती है। इनकी सजा सुनाने का काफी ज्यादा विरोध हुआ जनता में, पूरे देश में आंदोलन किए गए, सबने हस्ताक्षर करके सरकार को भेजने शुरू किए गए, अभियान चलाया गया, लाल किले का घेराव किया गया, हड़ताल हुई, जुलूस निकले, तोड़फोड़ वहां पर की गई। नारा उस समय काफी ज्यादा चला कि लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो। तो इतना ज्यादा विरोध होने के बाद जो उस समय वायसरॉय था वेवेल, उसको अपनी विशेषाधिकार का प्रयोग करना पड़ा और इनकी फांसी की सजा को माफ उसे करना पड़ा। तो ये पूरा लाल किला मुकदमा था जो किससे संबंधित है? आईएनए के अधिकारियों से संबंधित है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किस स्थान पर किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत के अंदर अपना पहला दुर्ग किला यह बनाया था कोचिन में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अंग्रेजों ने कहां पर बनाया था? अंग्रेजों ने सूरत में बनाया था।
डचों ने कहां पर बनाया था? डचों ने मसूलीपट्टनम में बनाया था, और जो फ्रांसीसी आए थे उन्होंने भी सूरत में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे किया गया था। कई बार हमने इसको डिटेल में जाना है, राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास में भी देखा है। बंगाल विभाजन के विरोध में बाद में स्वदेशी आंदोलन चला था, लेकिन सवाल यह है कि इसमें जब बंगाल विभाजन हुआ, जो शुरुआती आंदोलन हुए, उनका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व का श्रेय जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, बंगाल विभाजन की जो घोषणा करी गई थी वो 20 जुलाई 1905 को करी गई। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करी गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है? यानी पूर्ण रोजगार की कंडीशन आ गई है, फिर भी कुछ प्रकार की बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? उस बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जो बाजार की कंडीशंस होती हैं, बाजार की जो स्थितियां होती हैं, उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। उस वजह से जो बेरोजगारी आती है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी या घर्षण जनित बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी की क्लास है, काफी समय से उसमें क्लास आ नहीं पाई है, जल्द उसको दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर करने का प्रयास करेंगे। उसमें बहुत जल्द हम अलग अलग प्रकार की बेरोजगारियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक तरफ विदेशी यात्री है, दूसरी तरफ राजा का नाम है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। पहला, निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी क्या देवराय प्रथम के काल में आया था? निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य में 1420 में आया और देवराय प्रथम के काल में ही आया था। पहला वाला सही है। दूसरा है नूनीज। नूनीज जो था ये अच्युत राय के दरबार में आया था, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो नूनीज था आपका ये 1535 में आया था। ध्यान रखना, निकोलो कॉन्टी इटली का था, नूनीज पुर्तगाल का था। डोमिंगो पयास की बात करते हैं। डोमिंगो पयास 1515 के आसपास आया, कृष्णदेव राय के दरबार में गया, ये भी पुर्तगाली था। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाल से एक और व्यक्ति आया था, फेमस व्यक्ति, जिसका नाम है बारबोसा। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो तीनों यहां पर आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के कौन सा विदेशी किसके काल में आया, इनका क्रम कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 और क्वेश्चन को यहां पर कवर किया और पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको देखने का यहां पर प्रयास किया, इनको समझने का यहां पर प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहे वो भी आप हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।